नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम के लिए बाल विकास सीडीपी की पेडागोजी के टॉप 25 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। ये प्रश्न पिछले वर्षों में सीटेट में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। जिस प्रकार हमने पिछले 4 वीडियो जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की और थॉर्नडाइक दिए हैं, ये उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए, या हमारी सीटेट प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देर के हुए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मोटिवेशन के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? एज ए टीचर, अगर आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई अभिभावक है किसी बच्चे का, वो आपसे मिलने नहीं आता है कभी, तो आप क्या करेंगे? देखिए, इस तरीके के किसी भी पेडागोजी के प्रश्न करने के लिए आप ध्यान रखिए कि जो आंसर पॉजिटिव हो बस उसी को आप सही मानेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है पेडागोजी क्वेश्चन करते हुए? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ध्यान रखना है लास्ट में कि नहीं पूछा है या सही पूछा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है, सारे ऑप्शंस जो दिए हैं, जो आंसर्स दिए हैं, सभी को पढ़ना है और उनमें जो सबसे अच्छा आंसर लगेगा उस बेस्ट आंसर के लिए आप टिक करेंगे। ठीक है, यही पेडागोजी सॉल्व करने की ट्रिक होती है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका कि बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिए, इन चारों में जो ऑप्शन है उनके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी, कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, आपको बेस्ट ऑप्शन ध्यान में देना है। ठीक है, और बेस्ट ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे पर कोई भी नेगेटिव असर ना हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ये तो बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड है उपेक्षा करना, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया आएगा। अभिभावक को लिखेंगे, ये भी गलत है। बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, ये भी नेगेटिव है। क्या है? आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको आगे सारे प्रश्न करने हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ में कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, ध्यान रखिए, स्वतंत्र अध्ययन में अगर उसके लिए कोई गाइडेंस ना दें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसीलिए टीचर होता है और इसीलिए विद्यालय होता है गाइडेंस देने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ये तो अब सबके लिए पता है, आप पढ़ रहे हैं तो आपके अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सहयोगात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो निषेधात्मक ये तो गलत हो गया। और बी देखिए अग्र सक्रिय बिल्कुल सही है। संवेदनात्मक ये भी गलत है, उदासीन भी गलत है। तो सही आंसर होगा सक्रिय, अग्र सक्रिय, एक्टिव, फॉरवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, वो उसका जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में? हाँ, हो सकता है, लेकिन मैंने कहा सबसे बेस्ट ऑप्शन को टिक करना है। विद्यालय एवं कक्षा में ये भी सही है, ऑडिटोरियम में ये भी लगभग ठीक हो सकता है, गृह में, घर में ये भी हो सकता है, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा सुइटेबल कौन सा है? वो है विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, विद्यालय और क्लास में। ठीक है, स्कूल में और क्लास में उसकी सबसे ज़्यादा जो एबिलिटी है उसका प्रयोग वहाँ किया जा सकता है। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि रखने के लिए शिक्षक को उचित है, क्या करना चाहिए? शिक्षक को श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना ये इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। या तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोई एक्टिविटी कराना, प्रश्न पूछना। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर कोई एक्टिविटी की बात आती है कहीं, तो या तो वो आंसर होता है या होता है प्रश्न पूछना। तो सही आंसर होगा इसमें प्रश्न पूछना। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ठीक है, विद्यालय में क्यों खेलना? देखो, खेल का सीधा एक मकसद होता है, वो है अनुशासन और सहयोग की भावना। ठीक है, तो सबसे पहले यही छांटने की कोशिश करेंगे कि सहयोग की भावना और अनुशासन की बात कहाँ आती है। पहला ऑप्शन है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये समय बिताने में सहयोग होगा, ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक रूप से सशक्त व्यक्ति घर पर भी बन सकता है, विद्यालय से ही ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये समय बिताने में सहायक होगा, ये भी तीनों ऑप्शन शुरू के गलत हैं। अगर खेलना कहीं भी आए तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले अनुशासन और सहयोग की भावना को देखना है। तो ये आंसर सही होगा, सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। इन प्रश्नों को करते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि किस प्रकार के आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे खेलना है तो मैं बता रहा हूँ सहयोग एवं अनुशासन की जहाँ बात आए, तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कहीं भी खेल आएगा तो मैं इस तरीके का जो आंसर होगा उसके लिए टिक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये PDFs भी मिल जाएंगी, अपडेट्स भी मिलेंगी। ठीक है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्रैक्टिस लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का प्रयोग कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। देखिए डिस्टेंस एजुकेशन तो नहीं होता है, डिस्टेंस एजुकेशन होता है, आपको पता होगा जिस लेवल पे आप हैं, कि बिना विद्यालय जाए हुए दूर से और ऑनलाइन माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी शिक्षा को ग्रहण करना। गैर औपचारिक भी गलत है, या तो औपचारिक होता है या अनौपचारिक। देखिए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मतलब समझ लीजिए, जो विद्यालय जो शिक्षा किसी टाइम बाउंडेशन या किसी भी तरीके के बाउंडेशन के अंतर्गत, नियम कानूनों के अंतर्गत दी जाती है, वो होता है औपचारिक शिक्षा। और जो रैंडमली शिक्षा ग्रहण करते हैं, चलते फिरते हुए, घूमते हुए जो बच्चा सीखता है, परिवार से, समाज से, वातावरण से, वो सारा होता है अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका जो परिवार क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CTET UP TET सारे टेट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है? ठीक है, सोशल वैल्यूज को कैसे डेवलप कर सकता है? ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, कुछ हद तक ये भी सही हो सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर और आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। सबसे जरूरी क्या चीज़ होती है, जब छोटा बच्चा है प्राइमरी लेवल का, तो जैसा टीचर व्यवहार करता है, जैसे क्लास में व्यवहार होता है, वो उसी चीज़ के लिए अडॉप्ट करता है। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदर्श रूप में बर्ताव कर। ठीक है, अगर बड़ा बच्चा होगा तो हम महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, बोलकर उसके मन में सोशल वैल्यूज क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे ऐसा होना मुश्किल होता है। तो सही आंसर होगा कि आदर्श रूप में क्लास हो, बच्चे हों, टीचर हों, सभी लोग बर्ताव करें, तभी वो सोशल वैल्यूज को डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, यानी टाइम से बाउंडेड होना। ठीक है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ये भी ठीक हो सकता है। एक सुवक्ता होना, ये गलत है। ठीक है, वक्ता होना प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ये भी हो सकता है। कक्षा में टाइम बाउंडेड होना, ये जरूरी नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, तो ये भी बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, किसी भी तरीके की जो अगर कठिनाई है तो उसको दूर करना, यही सबसे मेन फीचर्स है प्राइमरी लेवल के लिए। 10 नंबर देखिए, अगर आप एक अतिसक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लगाएंगे, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव बालक है उसको सही दिशा में कैसे लगाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड आ गया, कड़ी नज़र, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निश्चित करेंगे। देखिए कोने में बैठने, वो तो कहीं बैठ सकता है और कहीं तो ये भी गलत हो गया। उसे श्यामपट आदि साफ करने के लिए देंगे, ये भी आंसर गलत हो गया। ठीक है, कोई क्रिएटिव वर्क नहीं है श्यामपट साफ करना, तो आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक
सॉरी, फिर से देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, टीचर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल की बात नहीं कर रहा है। देखिए, पहला धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल सही है, ये प्राइमरी लेवल के लिए। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये स्किल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल है, बहुत छोटा साधारण चीज़ें पढ़ानी होती हैं, लेकिन बच्चा बार बार सीखता नहीं है, तो उसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बी गलत हो गया, अति मानक भाषा में पढ़ाने की आवश्यकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो बच्चा है प्राथमिक लेवल का, उसे अपनी मातृभाषा में पढ़ाना है, ना कि कोई स्टैंडर्ड या मानक भाषा में पढ़ाने की उत्सुकता, ये भी गलत है। ठीक है, तो सबसे आंसर सही है, वो है धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ये पहले भी प्रश्न आया था, इसका सही आंसर है विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, ये क्या दर्शाता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं और विशेषकर जब अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों में बैठते हैं, तो वो काफ़ी बात करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि निगेटिव वर्ड है ये, खूब बात करें विद्यालय में। कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है, ये भी गलत है, हर बच्चे को अपना घर पसंद होता, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये सही हो सकता है। लेकिन डी पहले पढ़ लेते हैं कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने की अवसर देता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यानी कि जो उसके सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो उसकी बात को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा सी। 40 नंबर देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका जो सही आंसर है, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान आपको पता है प्राइमरी लेवल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए CDP के लिए कंपलसरी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षक के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ध्यान रखिए, जब भी हम CDP विशेषता पढ़ रहे हैं या पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना है मनोविज्ञान वर्ड, ठीक है, या शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो सही आंसर होगा वो मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो शिक्षा पद्धति ये भी गलत है, शिक्षक के समाजशास्त्री ये भी गलत है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम ये भी गलत है। सही आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। दूसरों के साथ झगड़ना, ठीक है, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये अगर पूछता कि क्या है तो अभिव्यक्ति में नवीनता ये होता, जिज्ञासा भी होता, सृजनात्मक विचार भी होता, लेकिन क्या नहीं है तो दूसरों के साथ झगड़ना ये नहीं है। ध्यान रखना है, कभी कभी बच्चे बस ये वर्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या है, नहीं है, सही है, और फिर आंसर गलत कर देते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िए, कौन सा सही है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपने ही सेम ग्रुप के, सेम एज के सभी बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी आवश्यक है, अलग से नहीं, ध्यान रखना, बल्कि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लागू होता है यहाँ पे। इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को साथ में शिक्षा, चाहे वो किसी विशेष बच्चा हो या सामान्य बच्चा हो। तो बस यहाँ से ही आपके काम सारे सॉल्व हो जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के क्वेश्चन से संबंधित कि विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ सभी सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा होनी चाहिए उनकी। तो विशेष विद्यालयों में ये भी गलत है, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा ये भी गलत है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
18 नंबर देखिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए। मैंने अभी बताया था, पॉजिटिव, फॉरवर्ड, अग्र सक्रिय, सक्रिय होनी चाहिए। अग्रोन्मुखी बिल्कुल सही है, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक सारे गलत है, तो आंसर पहला सही होगा, अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है। फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न हर बार आते हैं कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ये भी गलत है। व्यवस्था फेल हुई है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बच्चा फेल होता है तो इसकी जिम्मेदारी बच्चे की ना होके, अभिभावक की ना होके, प्राइमरी लेवल पर होती है, टीचर्स की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए जो जिम्मेदारी तय होती है बच्चा फेल होने पर प्राइमरी लेवल पर, वो होती है टीचर्स की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यवस्था फेल हुई है। बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो प्राइमरी लेवल पर यही माना जाता है, अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसको सही से एजुकेशन नहीं दी गई है या इस सिस्टम में कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऑप्शन है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। देखिए, परीक्षा नीचे से देख लेते हैं, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर ये गलत है। आउटकम जरूरी नहीं है प्राइमरी लेवल पे, बट प्रोसेस ज़्यादा जरूरी है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ये भी गलत है। रटने को प्रोत्साहित करके, ये दोनों तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, रटने को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना है, बल्कि जो शिक्षा है प्राइमरी लेवल की वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ठीक है, ध्यान रखना कि चाइल्ड ओरिएंटेड शिक्षा होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, मतलब किसके कारण रोता है, ऐसा क्यों होता है? जब बच्चे की दादी बच्चे को उसकी माँ की गोद से ले लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, ये किसके कारण होता है? तो सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता। वियोग दुश्चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं समझता है बच्चा वियोग संयोग। अजनबी भी नहीं समझता है, क्या है, संवेगात्मक दुश्चिंता या सामाजिक। तो सामाजिक भी नहीं समझता है, वो क्या समझता है, संवेद, इमोशंस जितने भी होते हैं वो समझता है। तो संवेगात्मक दुश्चिंता इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रदर्शित करते हैं जो छात्र होते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। तो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, कठोर शब्द आ गया जो कि निगेटिव है, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, गलत है। ठीक है, परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए CCE को लाया गया है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन को लाया गया है, ना कि एग्जामिनेशन को लाया गया है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जरूरी है कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, उसको एक्सपोजर ज़्यादा देना चाहिए। तो सही आंसर होगा पहला ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये किस बात का संकेत है? जब आपकी क्लास में कोई बच्चा ऊबने लग रहा है तो उसका किस बात का संकेत है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके अनुसार जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो सकता है आप एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हो, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, फिर ये गलत है। ठीक है, बच्चा, सारे बच्चे बुद्धिमान होते हैं, ये आपको मान के चलना है पढ़ाते समय। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी गलत हो गया। बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर है, हो सकता है कि जो टॉपिक है वही आप बार बार रिपीट कर रहे हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 2-3 क्वेश्चन और हैं वो आपको करा दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्नों को और वीडियोस को टाइम पे पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब ज्वाइन कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? ठीक है, जो गलतियां हैं शिक्षार्थियों की वो किसकी ओर संकेत करती हैं? हमेशा ध्यान रखना है ये जो प्रश्न चल रहे हैं वो प्राइमरी लेवल के चल रहे हैं। ठीक है, आपको ये बात अपने माइंड में सेट कर लेनी है। ठीक है, शिक्षार्थी भी लिखा आता है तो आपको ध्यान रखना है 1 से 5 1 से 8 तक की बात हो रही है। ठीक है, वे कैसे सीखते हैं ये भी पॉसिबल हो सकता है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ये गलत है। सीखने की अनुपस्थिति, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, ये भी गलत है। बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है। किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा सीखने की क्षमता रखता है, तो वो कैसे सीखते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। जब ये कोई निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? निर्योग्य मतलब वो उसकी वो कम जानता हो। अब जब बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो वो कम ही जानता होगा, वो चीज़ों को नहीं समझता होगा। और विशेषतः जब 6 साल का बच्चा होता है, अगर कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है तो उसका तो डेवलपमेंट वैसे भी बहुत सारे अड़ोस पड़ोस परिवेश की बातें तो जानता होगा, लेकिन जो पढ़ाई की बात हो सकती है वो इतना ना जानता हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चों की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था किसी भी विशेष बच्चे के लिए भी सामान्य विद्यालय और सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा होनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल फिर गलत हो जाएगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ये गलत है। प्रवेश परीक्षा कैसे ले सकते हो आप, वो तो वैसे ही फेल हो जाएगा। तो सही आंसर है वो है समावेशी शिक्षा। इस तरीके के आंसर्स के लिए आप समावेशी इंक्लूसिवनेस के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। अगर विशेष बच्चा, निर्योग्य बच्चा की बात आती है तो सही आंसर होगा सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी समस्या के लिए आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, हम उन चीज़ों के लिए इम्प्रूवमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।